संशकन नबीर हसन की तरफ से माखूज़ किस्त नंबर 21। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रफ़ी जान। वो रुफ़ाया के सामने बैठते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम। रुफ़ाया ने मुख्तसर जवाब दिया था, कैसा लगा आपको मेरा घर और मेरे घर वाले? उसने रुफ़ाया का घूँघट उलटते हुए पूछ बैठा था और अचानक रुफ़ाया रुफ़ाया का खूबसूरत स्वरूप देखकर उसकी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी, जबकि वो उसकी हालत से बेनियाज़ बोलने लगी थी। सब बहुत अच्छे हैं। दानी इतने अच्छे, इतनी केयरिंग है। अमन मेरी ही हम उम्र है और वो मुझे बहुत पसंद आई। आगाजान भी बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं। रहमानी और ईर्ष्या से घर में बहुत रौनक रहती है। यशर खामोश रहता है, मगर बहुत अच्छी आदत का मालिक है। मुस्कुराकर बोलते हुए उसकी नज़र जैसे यशब के चेहरे पर पड़ी, वो झिझक कर खामोश हो गई। यशब की खूबसूरत आँखें इसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। और मैं? मेरे बारे में कुछ नहीं कहा आपने? क्या मैं आपको पसंद नहीं आया रूफ़ी? ऋषभ ने मुस्कुराकर पूछते हुए अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर रुफ़ाया के खूबसूरत सफ़ेद गर्दन में बारीक से चेन पहनाई, जिसमें बेहद खूबसूरत खूबसूरत डायमंड पेंडेंट झूल रहा था और साथ ही खूबसूरत डायमंड रिंग भी थी, जो यशब ने रुफ़ाया की मेहंदी रची खूबसूरत हाथ की उँगली में पहनाते हुए रुफ़ाया के हाथ की पुष्ट को बूसा दिया था। हाथ की पुष्प पर पहने ज़ेवर की इसकी मम्मी खूबसूरत हाथ को मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। इन तीनों दुल्हनों की शॉपिंग मिसेज़ मलिक, यस्नान और यशब ने की थी। बताइए ना, मैं आपको पसंद नहीं आया? यशब ने खामोश बैठे रुफ़ाया से दोबारा पूछा। तभी रुफ़ाया ने शिकायती नज़र से इसका खूबरूप चेहरा देखा था। आप कौन हैं? रुफ़ाया ने उसके सवाल का जो जवाब दिया उसे सुनकर वो खिलखिलाकर हँस पड़ा। उफ़! आप दुनिया की पहली बीवी हैं जो शादी के बाद आके के सीट पर बैठ के अपने शौहर से पूछ रही हैं कि वो कौन है। इससे अच्छा जोक मैंने पहले नहीं सुना। वो मुश्किल अपनी हँसी रोकते हुए बोला, जबकि उसने इसके हँसने पर रुफ़ाया को शदीद गुस्सा आया। आपने कहा था कि आप लियो हैं, मगर लियो दानी हैं। आपने शुरुआत से मेरे साथ गलतफ़हमी की। शुरू से मुझे अंधेरे में रखा। आइए, आप यशब थे, तो यशब बनकर मुझे सब सच बताते। आपने हदीद नाज़िर को चूल्हा पहनकर जानबूझकर मुझसे सच छुपाया यशब। मैं आपकी तस्दीक करती थी, आपको बुरा समझती थी, आप पर हाथ भी उठा चुकी हूँ। मुझे बताया कि मैंने गलत किया था, मगर ये इसलिए नहीं कि आप मेरे नौकर थे, बल्कि इसलिए कि हर काले इंसान में मुझे मेरी माँ का कातिल दिखाई देता था। आप अदीब नहीं थे, आप मेरे ये शब्द थे। एक बार मुझसे कहा होता, एक बार तो मुझ पर यकीन किया होता। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, एक हल्का-सा इशारा तक नहीं दिया। इसके साथ मैंने हदीब के साथ जो कुछ किया, आपने उसका मुझसे पूरा-पूरा बदला लिया। मुझे सज़ा दी, मुझसे मेरी मोहब्बत से बदज़न कर दिया। इतना दुःख दिया, इतनी तकलीफ़ पहुँचाई। अपनी मोहब्बत के साथ कोई ऐसा नहीं करता जैसे आपने मेरे साथ किया। मुज़म्मिल, हमाद, काशिफ़ सब आपके लोग थे, मगर आप हैं कौन? मैं ये अब तक नहीं जान सकी। आप और मेरे डैड दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे। आप दोनों को मैंने सबसे ज़्यादा अपना माना था, मगर आप दोनों ने मुझे धोखा दिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। ज़िंदगी भर का दर्द दिया ये शब्द, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वो यशब के कंधे पर सर रखते हुए फूट-फूट कर रोते हुए बोली थी। वो इसी से इसी की शिकायतें कर रही थी। ये इसके अंदर छुपी इस मासूम रुफ़ाया की मासूमियत थी, जो यशब अस्लान बट के दिल को दूर कर ले गई थी। तभी उसने रुफ़ाया को खुद से अलग करते हुए झुककर इसकी पेशानी को चूमना चाहा, मगर रुफ़ाया की पेशानी यशब के लबों के दरमियान रुफ़ाया का बड़ा सा टीका आ गया था, जिसे यशब ने घूर कर देखा। आपकी हर शिकायत सर आँखों पर हुई, मगर मैं आपको शुरुआत से सब कुछ बताता हूँ। वो रुफ़ाया का दुपट्टा सर के से हटाकर इस रकीब को रुफ़ाया के बालों से अलग करते हुए बोलने लगा था। मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। वो रुफ़ाया की टीके के बाद इसके झूमर को उतारने की जद्दोजहद करते हुए बड़े आराम से बोला था, मगर रुफ़ाया हैरत से उसे देखने लगी। हम लोगों का ताल्लुक कश्मीर से है। वहाँ हमारा प्यारा सा बट हाउस था। हम तीनों भाइयों की पैदाइश भी वहीं हुई थी। हम सब अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे कि एक दिन दहशतगर्दों ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया। बॉम्ब से हमारे घर को उड़ा दिया। मेरे मम्मा और पापा इसी हमले में मारे गए। मुझे यूशे को दानी पहले ही घर से बाहर ले गए थे, इसलिए हम लोग बच गए। और अगाजन जो मेरे दादा के सगे छोटे भाई हैं, इनकी कोई औलाद नहीं थी। बीवी भी मर चुकी थी। इनका ख़ानदान सब अब हम लोग ही थे। तभी वो कश्मीर से हमें कराची ले आए। यहाँ हम सब ने अपनी-अपनी नई ज़िंदगियों की शुरुआत की। अमन मेरे पापा की सगी मामूज़ाद हैं, यानी ये रिश्ते में मेरी फूफो हैं। ये लोग शुरू से ही कराची में रहते थे। आगाजान ने कराची आकर अमर के पापा के साथ नया बिज़नेस स्टार्ट कर दिया।
और अमल के पापा ने अपना पुराना घर बेचकर यहीं फारूक मंजिल के बराबर में जहांगीर पैराडाइज खरीद लिया। फिर सब ठीक होता चला गया। मेरे दिमाग में अपने माँ-बाप की मौत का वो मंज़र नहीं निकला। मेरी अम्मी अपने कमरे की खिड़की से मुझसे कह रही थी, "यशु भागो, अपने भाइयों को बचाओ।" मगर मैं अपने घर के आँगन में पत्थर की तरह खामोश खड़ा और उन्हें देख रहा था। मैं अगर कोशिश करता तो अम्मी और पापा को बचा लेता, क्योंकि मैं घर के अंदर था, मगर मेरी अकल और हवास सब गुम हो गए थे। अम्मी की खिड़की से हटते ही दानी मेरे पास आए और ज़बरदस्ती मुझे घर से बाहर घसीट कर ले गए। मेरे घर से निकलते ही मेरा प्यारा घर और मेरे इतने प्यारे मम्मी-पापा मिट्टी का ढेर बन गए। ये मंज़र अभी ख्वाबों में आकर मुझे डराता है और मैं डर और खौफ से पूरी तरह लरज़ उठता हूँ। ऋषभ गर्भ से आँखें मूंद कर एक लम्हे को चुप हुआ, जबकि रुफ़ाया भरी-भरी आँखों से उसे देखने लगी। यानी ऋषभ का गम तो उससे भी ज़्यादा बड़ा था। वो खामोशी से ऋषभ का चेहरा देख रही थी कि तभी ऋषभ ने 2-3 गहरी साँस खींचकर खुद को नॉर्मल किया और अपनी आँखें खोलकर मुस्कुराते हुए रुफ़ाया को देखने लगा। एक बार फिर वे अधूरा काम मुकम्मल करने लगा। उसने एक बार फिर रुफ़ाया के ज़ेवरात उतारने शुरू कर दिए थे। जिस तरह के हालात मैंने और दानी ने देखे थे, अजब नहीं था कि हम राह रात से भटक कर किसी हंगामी या शरंगेज ग्रुप से जुड़ जाते। अपने प्यारों को मारने वालों की मौत के घाट उतारने के लिए गलत राह का इंतखाब कर लेते और लोग हमें दहशतगर्द के नाम से पुकारने लगे। मगर शुक्र है अल्लाह ने हमें आगा जान जैसे सरपरस्त अता किया। आगा जान ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा की। उन्होंने हमें भटकने नहीं दिया। उन्होंने दानी का हाथ पकड़कर मेरे मामू जान यानी अशर के पापा की जान अजलाल मलिक साहब के हाथ में थमा दिया। मामू जान ने दानी को अपने साथ रखा। उनकी पढ़ाई के साथ वो उन्हें ट्रेन भी करते रहे और फिर वो दिन भी आया जब दानी का सीक्रेट सर्विसिंग में चले गए। मैं दानी को बचपन से आइडलाइज़ करता था, इसलिए दानी के साथ-साथ मैं भी इनकी राह पर चल पड़ा। अपनी सर्विस के साल भर में ही मेरी वाइल्ड नेचर की वज़ह से मामू जान मुझसे सख्त तंग आ चुके थे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अपने हर दुश्मन के अंदर इन्हीं कातलों को देखता था, जिन्होंने मेरे मामा, अम्मी को पापा और अम्मी को मारा था। तभी मैं इन्हें बहुत दर्दनाक तरीकों से मारने लगा। मामू जान मुझसे इतने परेशान हुए कि उन्होंने बाकायदा मुझे धमकियाँ देकर रोका, मगर जब मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी, तो उन्होंने मुझे अपने जूनियर ऑफिसर के महतेती में दे दिया और खुद मुझसे किनारा कश हो गए। और पूरे 2 साल ना वो मुझसे मिले और ना ही बात की। इनके जूनियर ऑफिसर ने मुझे छोटे-मोटे केसेस देना शुरू कर दिए, मगर इन पर भी मामू जान दानी के ज़रिए मुझ पर नज़र रखवाने का काम करवाते रहे। अशर को भी मेरी तरह सीक्रेट एजेंट बनने का शौक था, तो मामू जान ने उसे भी मेरे साथ ही कर दिया, मगर वो भी मेरे साथ रह रहकर मेरी तरह ही खासा वाइल्ड हो गया था। तभी वो मज़ीद अलर्ट रहने लगे और फिर 2 साल बाद मामू जान ने एक दिन मुझे कॉल करके अपने ऑफ़िस बुलाया। उसके बाद ये शब धीरे-धीरे रुफ़ाया को सब बताता गया। मैं आपको हदीद नाज़िर की असलियत नहीं बता सकता था रूफ़ी, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास आपके डैड के खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं थे। आप पर अगर मैं अपना आप ज़ाहिर कर भी देता तब भी आप मुझ पर यकीन नहीं करती। बस इसलिए मैं चुप रहा और आपका तज़ीक़-आमेज़ सलूक भी बर्दाश्त करता रहा, यही सोचकर कि आप मेरी असलियत नहीं जानती। मैं आपको मज़ीद कुछ वक़्त में अपनी असलियत नहीं बताता, मगर उस दिन बाज़ियान क्लब जाने से पहले आप जब जमाल के प्लाज़ा में गईं और वहाँ मैंने जमाल को आपको छूते देखा, तो मेरे तन-बदन में आग लग गई। बस उसी दिन मैंने सोच लिया कि ये खेल अब ख़त्म कर दूँगा और आप पर अपना आप ज़ाहिर कर दूँगा। मैंने ही आपको क्लब के अंदर जाने के लिए मुज़म्मिल वग़ैरह के साथ पासेस भेजे थे, ताकि क्लब से आपको अपने अपार्टमेंट ले जाकर सब सच-सच बता सकूँ। मगर क्लब में आप मुझे देखकर इतना शॉक्ड रह गईं कि मुझे आपके एक्सप्रेशंस देख-देख कर हँसी आ रही थी। वो रुफ़ाया को इन भारी कील-काँटों से आज़ाद कर चुका था, तभी मज़े से बोलता हुआ रुफ़ाया की गोद में सर रखकर लेट गया था, जो उसे घूर कर देख रही थी। हाँ, इनको तो शॉक लगा था मुझे कि मेरा शौहर इतने मायूब कामों में मुलव्वस है। मैं आपसे शदीद मोहब्बत करती थी, ये शब, और ये मेरी ज़िंदगी की शिद्दत पसंद ये थी कि मैं आपको इतने गिरे हुए फ़िल्म में मुलव्वस पाकर होशो-हवास ही गँवा बैठी थी। और बदले में आप मुझे अपने अपार्टमेंट ले जाकर कितनी मोहब्बत से पेश आए मेरे साथ, है ना? रुफ़ाया उसे दूर धकेलते हुए शिकायती लहजे में बोली, मगर ये शब ने कस कर इसका हाथ थाम लिया था। हाँ, तो आपको अपना सलूक याद है? क्या कुछ नहीं कहा था आपने मुझे? मारपीट पर उतर आई, हाथों के साथ दाँतों तक से मारने से भी नहीं चूक रही थी। क्या शौहर से ऐसे पेश आ जाता है? एक बार भी तहम्मुल से बैठकर आपने मेरी बात सुनी? मैं तो शराफ़त से आपको सच बताने आया था, मगर आपने मुझे देखते ही मुझ पर चढ़ाई कर दी और फिर मुझे गुस्सा आ गया। और अंगेज़िबा का सीन याद है? इतनी खूबसूरत रात के बाद मुझे आप पर कितना प्यार आया था। मगर आपने पहले मुझसे अलहदगी की बात करके एक बार फिर मेरे दिमाग की बैंड बजा दी थी। इसके बाद मुझ पर फिर गोली भी चलाई। क्या कोई बीवी सुहागरात के बाद अपने शौहर के साथ ऐसे भी करती है?
اگر آپ کی ماری گئی گولی سے میں اوپر پہنچ جاتا تو پھر تو واقعی استعمال کا راستہ کلیئر ہو جاتا۔ یشب نے منہ بناتے ہوئے رفایہ کو اس کی غلطی یاد دلائی اور رفایہ دہل کر اللہ نہ کرے کہتے ہوئے سچ مچ نادم ہو بھی گئی۔ واقعی اس نے یشب کے ساتھ غصے میں بہت برا سلوک کیا تھا۔ ہاں تو اس کے لیے آئی ایم سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا نا۔ تو ایک تو ویسے بھی آئی کے بعد آپ نے مجھے اتنے شوقس دیے جا رہے تھے کہ ایک بعد کتنے وائلڈ انداز میں پیش آئے۔ میرا رو رو کا برا حشر ہو گیا تھا آپ کے رویے سے، اور اسی افسوس میں مرے جا رہی تھی کہ میں نے آپ سے اتنی محبت کی، اس کے باوجود آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ کبھی محبت کا جواب اتنے برے طریقے سے دیا اور نہ جانے مجھ سے کیا کیا چھپایا ہوا ہے، اور پھر مجھے اپنے گھر جانے سے بھی منع کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی عشق کو اس کی کوتاہیاں گنوانے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری، شاید محبت ہونے کے باوجود بھی اپنی نازک سی روفی جان کے ساتھ اتنے عزمی وائلڈ انداز میں بہت زیادہ سختی سے پیش آیا، اس کے لیے معاف کر دیے۔ وہ رفایہ کی خوبصورت چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے شرارت سے بولا، جو آج ویسے ہی نت پہننے کے باعث دکھ رہی تھی۔ تبھی رفایہ اس کی ناک کھینچنے پر جھنجھلا اٹھی تھی۔ میری ناک چھوڑیں، اور فی الحال میں معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی بہت سی باتیں مجھ سے چھپائی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ اب یہاں پاکستان میں رشتے کے سلسلے میں مجھ سے کون ملا تھا، آپ یا دانی؟ اور یہ منیب کا کیا چکر ہے؟ اس کا آپ سے کیا کنیکشن تھا؟ اور یہ مزمل حماد کس کے لوگ ہیں، آپ کے یا دانی کے؟ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مزمل حماد ماہین کے شوہر کو پاکستان لے کر گئے، مگر وہ بھی سچ نہیں تھا، کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ رفایہ ایک کے بعد ایک سوال پوچھتے ہوئے اچانک نروس ہوئی تھی، کیونکہ یشب نے منہ بنا کر بولتی رفایہ کے گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف جھکاتے ہوئے اس کو چھوا تھا۔ اوف، روفی جان، آپ کے سوال؟ اچھا ٹھیک ہے، سب بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ پوری پلاننگ دانی کی تھی۔ آپ کو فلیٹ پر چھوڑ کر میں دانی کے کام سے باہر گیا تھا، اور پیچھے کلب سے دانی نے منیب وغیرہ کو اٹھوا کر اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا تھا۔ دانی اشر سے جان چکے تھے کہ میں آپ پر فدا ہو گیا ہوں۔ میں کلب میں سے اٹھا، جب باہر لے کر گیا نا، تو آپ کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد میرا دل آپ کے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ دل چاہا آپ کی پکس لوں، تو کمینہ اشر نے مجھے آپ کی پکس لیتے اور آپ کو کس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب گھورے مت، پکس لے کر کچھ دیر بعد ہی میں نے ڈیلیٹ بھی کر دی تھی اور کس بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اسی وقت دور ہو کر توبہ کر لی تھی۔ مگر پھر بھی اشر نے دانی کو سب بتا دیا، اور میں دانی کی جان ان کا شریف سا بچہ ہوں، اس لیے زندگی میں پہلی بار میری مشکوک حرکتوں کے بارے میں سن کر دانی کو سمجھ آ گیا کہ میں آپ میں انٹرسٹیڈ ہوں، اور یہ مزمل حماد، صہیب، کاشف سب دانی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ دانی کے کہنے پر یہ آپ کے ڈیڈ کے پاس باڈی گارڈ بن کر گئے تھے۔ آپ کے ڈیڈ نے بھی انہیں اتنی ذمہ داری والی نوکری پر رکھ لیا، اس کے لیے بھی دانی نے پراپر پلاننگ کی تھی، اور جمال کے بنگلے آپ سے نکاح کے سلسلے میں بات کرنے بھی دانی ہی آنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں نہیں آنے دیا، اس خدشے سے کہ کہیں آپ انہیں دیکھ کر مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں۔ میں آپ کو بیوی کی بجائے چچی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساتھ ہی دانی بھی عمل کی وجہ سے ڈر گئے کہ اگر واقعی آپ کی طرف سے کوئی گڑبڑ ہوگی، وہ تو مجھے اور عمل کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے پہلے انہوں نے آپ کے سامنے مجھے بھیجا، اور پھر صہیب وغیرہ کے آنے کے بعد آپ کو آپ کے باڈی گارڈز کی قابلیت کا یقین دلانے کے لیے دانی نے صہیب مزمل کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ تبھی تو وہ اپنا چہرہ رومال سے کور کر کے آئے تھے، اور صرف میں ہی نہیں، دانی بھی میری آواز کو اچھی طرح کاپی کر لیتے ہیں۔ تبھی آپ کو بعد میں ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ آپ کے باڈی گارڈز کا ٹیسٹ میں نے نہیں، دانی نے لیا ہے۔ اور ہاں، آپ کے فرینڈ کے ہسبینڈ کو ہم نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ گروپ میں پاکستان کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ صہیب، مزمل وغیرہ دانی کے بہت خاص لوگ ہیں، تو دانی نے انہیں پاکستان جانے نہیں دیا تھا۔ اب سب کلیئر ہو گیا روفی؟ اب آپ کی اجازت ہو تو بنتا یا نہ چیز تھوڑا سا آپ سے اور باتیں کر سکتا ہے، یا مزید سچ جاننے کی مزید کوشش ہے آپ کو؟ رفایہ کو اس کے تکیے پر لٹاتے ہوئے خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا، مگر رفایہ کے دل میں یوسف کی وہ بات بری طرح چھپی تھی کہ وہ اس کی وجہ دانی کو اپنے لیے پسند کر لیتی۔ آپ کو میں ایسی ہی بدتمیز لگتی ہوں یوسف، کہ ہر کسی پر فدا ہوتی رہوں گی؟ دانی، آپ کا بیس بھی بدل کر آ جائے نا، تبھی میرا نصیب آپ سے جڑا تھا۔ اللہ نے یہ محبت میرے دل میں صرف آپ کے لیے ڈالی تھی، کیونکہ آپ میرا نصیب تھے۔ آپ کے لیے میرے دل میں محبت اللہ نے ڈالی تھی، یہ اس رب کا فیصلہ تھا۔ اس میں میں آپ کو اس میں میری کوئی شعوری کوشش نہیں تھی، ورنہ ہزاروں خوب سے خوب تر چہرے تو میری نظروں سے بھی گزرے ہیں، مگر آپ کو دیکھ کر مجھے جو فیل ہوا وہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ رفایہ نے یشب کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی اتنی خوبصورت وضاحت پہ یشب قربان ہی تو ہو گیا تھا۔
तभी उसने रफ़ाया के चेहरे को वालहाना अंदाज में छूना शुरू कर दिया था। आज उसका अंदाज गला की नरमियाँ समेटे हुए था। यशब व जमाल और डैड का रफ़ाया ने बोलना चाहा, मगर यशब की आंखों से झलकते मोहब्बत के तकाजे और खूबसूरत शौक मुस्कुराहट को देखते उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और यशब ने झुककर इसको आंखों को छूते हुए साइड लैम्प को ऑफ कर दिया था। वो इससे पहले भी हज़ारों बार इस पोर्शन में आ चुकी थी। यहाँ की सफाई-सुथराई का काम भी हर 2 दिन के वक़्फ़े से करवाती थी, मगर आज इस पोर्शन की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो यज़ान बेड के खूबसूरत सजे-सजाए बेडरूम में मौजूद थी। सब लड़कियाँ उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थीं और वो चारों तरफ घूम-घूम कर पूरे रूम का जायज़ा लेते हुए रूम में बनी उस खिड़की की तरफ आई थी, जो घर के निचले पोर्शन में खुलती थी। आज इस खिड़की पर भी मैरून भारी पर्दों के ऊपर ऑफ व्हाइट नेट के पर्दे और फूलों की लड़ियाँ डाली गई थीं। ये गर्मियों का मौसम था तो कमरे में चलते स्प्लिट ने पूरे रूम कमरे को ठंडा किया हुआ था। साथ ही गुलाबों की खुशबू पूरे कमरे में चकराती हुई घूम रही थी। वो फूलों की इस खुशबू को सांसों में उतारते हुए खिड़की पर लटकी इन खूबसूरत गुलाब की लड़ियों को छू कर देख ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ और कमरे को लॉक करके वो सीधा बेड की तरफ बढ़ा था। मगर खाली बेड को देखकर हैरत से देखते हुए उसने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा था। सामने ही खिड़की के पास वो दरवाजे की तरफ पीट किए खड़ी थी। जैसान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने अमर के पास पहुंचते ही उसे अपने पीछे से उसे अपने बाजू के हिसाब में कैद कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा अमल यस्तान बट साहिबा। वो साकत खड़ी अमल के गालों को चूमते हुए मुस्कुराकर बोला, मगर खामोश खड़ी अमल के वजूद में कोई भी जुम्बिश नहीं हुई थी। यस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल की थी, क्योंकि वो उसकी शर्मीली और डरपोक तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। तभी उसे अपने बाजू में उठाकर बेड पर ले आया था। मैंने कहा, मोहतरमा अमल यस्तान बट साहिबा सलाम, कम से कम सलाम का जवाब तो दे दे। यस्तान ने अमल को बेड पर बिठाते हुए शौकी से कहा, मगर उसने सर घुटने पर रखते हुए अपना चेहरा छुपा लिया था। तभी यस्तान ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा ऊंचा किया, जो आज आम दिनों के मुकाबले में बेहद खूबसूरत लग रहा था और सर से पांव तक पूरी यस्तान के लिए सजी थी। पेशानी की सजा, खूबसूरत टीका, झूमर और नाक में पहनी बड़ी सी नथ जो उसकी थोड़ी सी नीचे तक लटक रही थी। ये आराइश उसके नाजुक से नखूश पर बेहद हसीन लग रहे थे। यस्तान ने धीरे से इसकी खूबसूरत नथ को पकड़कर ऊपर किया था, मगर तभी अमर जोर से चीख पड़ी थी। आह मेरी नाक! ऊपर से आंखें खोलकर गुस्से से यस्तान को देखने लगी थी। उफ, सॉरी, बट दिस इज़ नॉट राइट अमल। आप तो आज के दिन भी मुझ पर नज़र उठा के देखने को तैयार नहीं हो रही। आपसे अच्छी तो वो शीना है, कम से कम वो जब जी चाहे मुझे बिना झिझक बुलाकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर तो खड़ी हो जाती है। क्या कॉन्फिडेंट लड़की है। यज़दान वजह से बोलता हुआ अमर के चेहरे को देखने लगा, जिसने शीना का नाम सुनते मशकूक नज़रों से दानी को देखा। कौन शीना? आप तो कहते थे आपकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर ये शीना कौन है? आप मुझसे ऐसे झूठ भी बोल देते हैं यज़दान, इसलिए बहन मुझे आप पर यकीन नहीं होता। मैं जा रही हूँ, आप जाएँ अपनी शीना के पास। वो गुस्से से बोलती अपनी जगह से उठने लगी कि यज़दान ने उसकी चूड़ियों से भरी कलाई को थामकर एक झटके से अपनी तरफ खींचा था। शीना हो या रीना, मेरी अमल जैसी कोई नहीं है। अपनी अमल के सामने मैं किसी और को देखूँ तो भले ही आंखें फोड़ दीजिएगा। आपकी कसम उफ़ तक नहीं करूँगा, मगर शर्त बस एक है कि बदले में मुझे मेरी अम्मा को भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करनी पड़ेगी, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी धड़कन, अपनी जीने की वजह, अपनी बीवी, अपनी अमल से करता हूँ। जस्तान ने कहते हुए अमल के गालों को छुआ और अमल की बोलती बंद हो गई थी। आपको मैंने बेहद चाहा है, बहुत मोहब्बत की अमल, और आज मैं अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करूँगा। वो गहरी नज़रों से अमल के जलते चेहरे को देखकर इस पर झुका और अपने अमल से मोहब्बतों का यकीन दिलाने लगा था। चीतू, चीतू मेरे बच्चे, तावा, उठो, चीतू, चीकू मेरे बच्चे क्या हो, उठो चीकू। रहमानी की जोरदार चीखों की आवाज़ें ऊपर रुपया के कमरे की खुली खिड़की से इसके कानों तक पहुंच रही थी। तभी वो कच्ची नींद से जाग गई थी। मगर रहमानी की दिलखराश चीखें जब काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई तो इस मुसलसल चीखों को सुनकर रुपया ने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और अपने बेडोल वजूद के साथ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ तय करते हुए नीचे आ गई थी। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। सब लोग न जाने कहाँ थे। योशी, यशार, अमर, कहाँ हो सब तुम लोग? वो सबको आवाज़ें देती हुई अंदर चली गई थी। अंदर हाल के बाद बड़ा सा बरामदा तय करके वो पिछले आंगन की तरफ चली गई थी। सामने ही रहमानी की ज़ू में घर के सब लोगों की भीड़ लगी थी। वो टहल कर जल्दी जल्दी वहाँ पहुंची थी।
इशारों से उसे देखकर एक तरफ हो गया था। सामने ही ज़मीन पर रफ़ाया के एक तोता और 2 कबूतरों के जनाज़े रखे थे और रहमानी धुआँधार अंदाज़ में रोते हुए मुसलसल अपने तोते को हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी, जिसका नाम चीको था। चीतू, मेरे बच्चे, चेरी बनाना, ओतो, तूबा ओये, एदा, ओदा, जान, एदा हुआ, अरे मेरे चीतू, शाह, मेरा बनाना, चीकू मेरे बच्चे, चेरी बनाना, उठो सुबह हुई है, ये क्या हुआ? जान, ये क्या हुआ? और मेरे चीकू, शाह मेरा बनाना। वो रोते हुए बारी-बारी आकाजान निशार यूशु को इन जनाज़ों को दिखा रही थी। आकाजान मलूल से पंजों के बल उसके सामने आ बैठे उन्होंने रोती हुई रहमानी को अपने गले से लगा लिया। मेरे बच्चे बर्ड फ्लू का शिकार हो गए थे। तुम्हें चीकू बनाना और चेरी, अब तुम रो-रो कर हड़कान मत हो। अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारे चीकू, चेरी और बनाना अब जन्नत के बागों में उड़ते रहें। आगा जान रहमानी को समझाते हुए बोली मगर वो जोरों शोर से अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए मना कर रही थी। यूसुफ भी रूहान से चेहरे के साथ रहमानी के साथ जा बैठा। तभी अमल भी नींद में डूलती हुई वहां चली आई थी। इसकी हालत तकरीबन रुफाया जैसी थी। इन दोनों का 7वां महीना चल रहा था और 6 माह से इन दोनों के शोहर नामदार घर से गायब थे। अमल, आप और भाभी अंदर जाएं। अब तो ये सारा दिन का रोना है। अमल, आप रज़िया से कहकर नाश्ता बनवाएं। मैं ज़रा इन चीको बनाना और चेहरे की कफन दफन का इंतजाम कर लो। निशा शरारत से बोलता हुआ अमल और फाया को अंदर भेजने लगा। रहमानी की सूट के सामने जरीना धोबन कपड़ों की मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। रुफाया इस बात में सर हिलाते हुए वापसी के लिए मुड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो धीरे धीरे चलती आगे बढ़ रही थी कि सलाम की आवाज़ पर उसने सर उठाकर सामने देखा और 6 माह बाद अपने सामने खड़े यशब को देखकर वो खुशी से पागल हो उठी थी। यश! वो नम आँखों के साथ मुस्कुराते हुए खुशी से बेकाबू होकर भागने से के अंदाज में आगे बढ़ी थी मगर फर्श पर पड़े पानी पर से गुजरते हुए अचानक इसका पैर स्लिप हुआ और वो आगे बढ़ने की बजाय मुंह के बल फर्श पर गिरी थी और फिर रहमानी के बाद रफ़ाया की चीखों से भी आंगन गूंजने लगा था। वो नर्वस से अंदाज में मुस्कुराता हुआ सामने आखिरी सिरे पर बने स्टेज तक चला आया। स्टेज के सामने पड़ी कुर्सियों पर आगा जान के साथ यस्तान गोद में गुलगोथने से बेहद खूबसूरत 2 गुड्डों को लिए बैठा था। इनमें एक यस्तान का 8 माह का बेटा बेहद प्यारा सा यलमाज था और इसके साथ दूसरा इनका पोता यानी यशब का 10 माह का बेटा यगनम था।